देखो बच्चों, हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था वो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के बारे में था, ठीक है। तो आज का जो हमारा लेक्चर, जैसा कि हमने कहा था, हम लोग लेंगे इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ के बारे में लेंगे, ठीक। डिजीज़ मतलब यहाँ पर ऑर्गन की पैथोलॉजी मिलेगी हमको, ठीक है। तो चलो ठीक है, आज देखो अल्सरेटिव कोलाइटिस लिखा हुआ है, पर एक बार इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ की एक डेफिनेशन हम बोल रहे हैं, वो आप लोग अपनी अपनी कॉपी में लिख लेंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो डिजीज़ हैं दोनों, ये हमारे सिलेबस में हैं। ये दोनों डिजीज़ेस हमको क्लिनिकली भी आनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि इसमें जो होता है अच्छा खासा अंतर होता है। ये हमारी इतनी इम्पॉर्टेंट डिजीज़ है कि क्योंकि इसके जो पूछने के चांसेस, हम जब आप 4th ईयर में आओगे तो मेडिसिन में भी पूछी जाती है, और ये सर्जरी में भी पूछी जाती है, पैथोलॉजी में तो ये पूछी जाती है, ठीक है। ये ग्रहणी रोग जो होता है, ये इससे ज़्यादातर हमारी ये सब डिजीज़ जो होती हैं वो कोरिलेट होती हैं। तो आ जाओ, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़। देखो एक बच्चों, ये डेफिनेशन हम बोल रहे हैं, इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना। देखो, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ is a term for two conditions. Inflammatory bowel disease is a term for two conditions: Crohn's disease and ulcerative colitis, that are characterized by chronic inflammation resulting in damage of GI tract, ठीक है। एक डेफिनेशन ही हम लोग ने बना के लिख ली। देखो, कहने का मतलब ये है कि जो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ होती है, इसमें दो पैथोलॉजीज़, दो इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हमको मिलते हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस के फॉर्म में और क्रॉन्स डिजीज़ के फॉर्म में, ठीक है। तो आओ एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अल्सरेटिव कोलाइटिस से चालू करते हैं कि ये है क्या। देखो, अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या होता है? इडियोपैथिक इन्फ्लेमेशन ऑफ द म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा ऑफ द लार्ज बाउल एंड रेक्टम मार्क्ड बाई रेमिशन एंड रिलैप्स, ठीक है। इडियोपैथिक जो शब्द होता है, इसका मतलब होता है कि इसका किसी चीज़ का हमें कॉज अगर एग्जैक्ट नहीं पता होता है तो हम वहाँ इडियोपैथिक टर्म का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जो एग्जैक्ट पैथोलॉजी है, ये डॉक्टर्स के लिए अननोन है अभी भी। तो इडियोपैथिक इन्फ्लेमेशन ऑफ म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा ऑफ द लार्ज बाउल एंड रेक्टम, ठीक है, मार्क्ड बाई रेमिशन एंड रिलैप्स। इसमें जो होता है रेमिशन एंड रिलैप्स बहुत ज़्यादा होते हैं। कभी कभी जैसे दवा करी हमने तो इसके जो सिम्टम्स थे चले गए, और इसके सिम्टम्स दवा बंद करने पे फिर आ गए, या अपने आप सही हो गया थोड़े दिन के लिए, थोड़े दिन तक इसका पीरियड सही रहा, फिर उसके बाद कोई ट्रिगर ऐसा हमको मिल गया जिससे ये डिजीज़ पुनः ट्रिगर हो गई और ये पुनः इसके सिम्टम्स मिलने लगे, ठीक है। कॉजेज़ देखो, मोस्टली इडियोपैथिक, बट सम थ्योरीज आर, कुछ थ्योरीज जैसे हम लोग ने पिछले में पढ़ा था इरिटेबल बाउल डिजीज़ में, जैसे कुछ थ्योरीज पढ़ी थी, वहाँ भी यहाँ भी हम लोग कुछ थ्योरीज ऐसे पढ़ते हैं। इन्फेक्टिव फैक्टर्स, क्लेमाइडिया, CMV मतलब साइटोमेगालोवायरस, क्लॉस्ट्रीडियम एंड सम RNA वायरसेस, कुछ जैसे क्लेमाइडिया, CMV और RNA वायरस कुछ रहते हैं, ये इसके कारण होते हैं। माल न्यूट्रिशन इसका कारण होता है, ठीक है। स्ट्रेस इसका कारण हो सकता है, और ऑटो इम्यून फैक्टर्स। देखो, मेल न्यूट्रिशन GI डिजीज़ में हम लोग को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्यों, ठीक है, क्योंकि जो मेल न्यूट्रिशन GI डिजीज़ को बढ़ाता है, और जो GI डिजीज़ होती हैं वो मेल न्यूट्रिशन को बढ़ाती हैं, ठीक है। दोनों एक दूसरे को बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाते हैं? देखो, अगर किसी इंसान में मेल न्यूट्रिशन होगा तो उसकी इम्यूनिटी कम होगी, ठीक है। इम्यूनिटी कम होगी तो उसको बार बार GI के सिम्टम्स मिलेंगे, जैसे कि बार बार उसको इन्फेक्शन होगा, बार बार डायरिया होगा, ठीक है। ये सब बीमारियाँ उसको मिलेंगी, ठीक है। और जिस आदमी में बार बार डायरिया होने की या बार बार पेट खराब होने की समस्या होगी, उसमें मेल न्यूट्रिशन में भी मिलेगा, ठीक है। क्योंकि अच्छे से डाइजेस्ट खाना हो नहीं पाएगा, जैसे जो खाया उसी फॉर्म में इनडाइजेस्ट फूड निकल गया, तो इसमें मेल न्यूट्रिशन तो हो नहीं है। तो दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड रहते हैं, मेल न्यूट्रिशन और जो GI के सिम्टम्स रहते हैं, ठीक है। स्ट्रेस एक फैक्टर हो गया। हम लोग ने पिछले लेक्चर में गट ब्रेन एक्सेस की बात की थी, तो स्ट्रेस हो सकता है इसी से कोरिलेटेड हो। ऑटो इम्यून फैक्टर्स, ठीक है। एंटीकोलन एंटीबॉडीज, साइटोटॉक्सिक T cells अगेंस्ट द इंटेस्टाइन, हाई अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज टू काउ मिल्क प्रोटीन, ठीक है। देखो, ऑटो इम्यूनिटी होती क्या है, एक बार ऑटो इम्यूनिटी समझो, ठीक है।
ऑटो इम्यून मतलब खुद अब हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो हमारी बॉडी के खिलाफ एक्शन लेने लग गया। इम्यून सिस्टम में कैसे सेंस, जैसे कि लिम्फोसाइट्स वगैरह जो हैं या साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जो हैं हमारे, वो हमारे खुद की तरफ टर्न हो गए। होते क्यों हैं ये ज़्यादातर, इनको एक ट्रिगर चाहिए होता है। जैसे हमारी बॉडी में कभी मान लो कोई इन्फेक्शन हुआ, ठीक है, उसकी वजह से कोई हमारे उसको पर्टिकुलरली एक एंटीबॉडीज़ बनी उस इन्फेक्शन को न्यूट्रलाइज करने के लिए। कभी कभी क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम कुछ डिफेक्टेड एंटीबॉडीज़ बना लेता है, या किसी कारण की वजह से यहाँ पर जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं ये गलत एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं, जो हमारे ही इम्यून सिस्टम के खिलाफ ख़तरनाक रहती हैं, हमारे ही बॉडी के खिलाफ ख़तरनाक रहती हैं। ठीक है, अब देखो किसी में होता है कि काऊ मिल्क प्रोटीन हम लोग ने पिया तो उसके खिलाफ भी एंटीबॉडी बन गई। कोई गाय का दूध पी रहा है तो वो भी उसके लिए एंटीजेनिक हो गया, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना लिया। ठीक है, तो उसके वजह से इन्फ्लेमेशन इंटेस्टाइन में हो गया। अब देखो इसकी पैथोलॉजी पे आते हैं हम लोग। ठीक है, अल्सरेटिव कोलाइटिस की देखो ये हमने क्या बना के रखी है, लार्ज इंटेस्टाइन बना के रखी है। ठीक है, देखो अब इसको पढ़ते हैं। यहाँ पर जो है ये टर्मिनल इलियम है हमारा। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस होती है इज़ ऑलवेज कंटिन्यूअस। ठीक है, जो अल्सरेटिव कोलाइटिस के हमको जो लीजन्स मिलेंगे वो देख रहे हो यहाँ से रेक्टम से लेके पूरा हमें कंटिन्यूअस मिलेंगे। हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जो क्रॉन्स डिजीज़ होती है उसके जो लीजन्स होते हैं हमको स्किप लीजन्स मिलते हैं, कि कहीं पर मिलेंगे फिर कहीं पर सही मिलेगा, फिर दूसरी जगह पर मिलेंगे फिर कहीं पर सही मिलेगा। आओ इसको एक बार इमेज से देख लेते हैं। ठीक है, देखो सबसे लास्ट में इमेज एक लगा के रखी है, ये देखो ये अल्सरेटिव कोलाइटिस में देखो कंटिन्यूअस इन्फ्लेमेशन मिल रहा है। ठीक है, स्किप लीजन छोड़ के लीजन्स नहीं मिल रहे हैं। और क्रॉन्स डिजीज़ में जो है ये देखो जहाँ रेड पार्ट है ये स्किप लीजन्स इसको कहते हैं। यहाँ छोड़ कर इन्फ्लेमेशन हमको पूरी लार्ज इंटेस्टाइन में मिल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब आप लोग को समझ आ गया होगा। अब आइए दोबारा से अपने PDF पे चलते हैं। देखो अल्सरेटिव कोलाइटिस इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। क्रॉन्स डिजीज़ में स्किप लीजन मिलते हैं जगह छोड़ कर। ये हिंदी में हम लोग ने लिख दिया है कि आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, समटाइम्स टर्मिनल इलियम मे बी इन्वॉल्व ड्यू टू द बैक वॉशिंग फ्रॉम द कोलन। टर्मिनल इलियम देखो क्या कह रहा है, कभी कभी जो टर्मिनल इलियम रहता है ये इसमें इन्वॉल्व हो जाता है ड्यू टू बैक वॉशिंग फ्रॉम द कोलन ड्यू टू इनकम्पिटेंट इलियोसिकल वॉक नोन एज बैक वॉश इलियाटिस। देखो अब ये होता क्या है इसको समझेंगे। बैक वॉश इलियाटिस क्या होता है, देखो कभी कभी जैसे हुआ क्या, ये जो डिजीज़ है हमारी यहाँ तक लार्ज इंटेस्टाइन में ही सीमित रहती है यहाँ तक। ठीक है, कभी कभी हुआ क्या, ये बैक वॉश हो गया, इसके जो कंटेंट्स हैं ये यहाँ पर बैक आने लगे। नॉर्मली ये कंटेंट हमारे इस डायरेक्शन में ऐसे जाता है। ठीक है, कभी कभी क्या हुआ, किसी भी कारण से ये बैक वॉश अगर हो गया, ठीक है, तो ये इसके जो कंटेंट्स हैं यहाँ पर इन्फेक्टिव कंटेंट्स जो भी इन्फ्लेमेशन है यहाँ पर आएगा। पर नॉर्मली ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं जाता है। ठीक है, पर मान लो कभी कभी यहाँ पर एक इलियोसिकल वॉल्व होता है, वो अगर इनकम्पिटेंट है मतलब कि वो ख़राब है। ठीक है, अगर वो वॉल्व यहाँ पर ख़राब होगा तो यहाँ के जो कंटेंट्स हैं कभी कभी वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर टर्मिनल इलियम मतलब कि लास्ट पार्ट ऑफ द इलियम को भी अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें इस कंडीशन में पूरा का पूरा हमारा लार्ज इंटेस्टाइन और टर्मिनल इलियम हमारा अफेक्टेड होगा। आ जाओ, तो इसको कहते हैं बैक वॉश इलियाटिस। इलियाटिस मतलब टर्मिनल इलियम का इन्फ्लेमेशन। द अर्लीस्ट लीजन कैन अकर इन द बेस ऑफ क्रिप्ट्स ऑफ लिबर्कन क्रिप्ट। ठीक है, तो इसका जो अर्लीस्ट लीजन कहाँ बनता है, हम लोग ने क्रिप्ट्स ऑफ लिबर्कन पढ़े होंगे। ठीक है, पैथोलॉजी में या नीट में, फिजियोलॉजी में या नीट जब हम लोग ने पढ़ा होता है तो हम लोग ने इसमें क्रिप्ट्स ऑफ लिबर्कन पढ़े थे। क्रिप्ट्स ऑफ लिबर्कन होते क्या हैं, जो इंटेस्टाइनल विलाइज होती हैं हमारी। देखो इंटेस्टाइनल विलाइज हमारी ऐसे ऐसे होती हैं, उसके बीच की जो ये क्रिप्ट्स होती हैं इसको हम लोग क्रिप्ट्स ऑफ लिबर्कन बोलते हैं। ठीक है,
तो इस डिजीज़ में सबसे पहला इन्फेक्शन जो या इन्फ्लेमेशन जो हमें मिलता है वो इन क्रिप्ट्स में मिलता है। तो इन क्रिप्ट्स में इन्फ्लेमेशन होता है, फिर इन क्रिप्ट्स में एब्सेस बनता है, ठीक है। ये जो एब्सेस होते हैं ये यहाँ फट जाते हैं, फोड़े बन जाते हैं, पस भर के फोड़े जो बनते हैं ये एब्सेस बनते हैं, फिर ये क्या होता है फट जाते हैं, उसमें अल्सर बन जाता है, ठीक है। अब देखो स्यूडो पॉलिप्स आर फॉर्म ड्यू टू द रीजेनरेटेड टिश्यू, ठीक है। यहाँ पे मान लो अल्सर बन गया, उसके बाद यहाँ पर हीलिंग होती है, अल्सर बन गया उसके बाद यहाँ पर हीलिंग होती है, फिर हीलिंग प्रॉपर ना होने की वजह से यहाँ पे स्यूडो पॉलिप्स ऐसे बन जाते हैं। पॉलिप्स का मतलब कि एक गांठ, छोटी छोटी गांठें टाइप की हमारे यहाँ पर देखने को मिलने लगती हैं, ठीक है। बार बार इन्फ्लेमेशन और बार बार स्कारिंग की वजह से वहाँ पर एक अबनॉर्मल ग्रोथ जैसे पॉलिप्स टाइप का वहाँ पर मिलने लगता है, ये चीज़ होने लगती है, ठीक है। देखो जब स्यूडो पॉलिप्स किसी पेशेंट में मिलने लगेंगे तो हम ये समझेंगे कि ये पेशेंट हमारे पास काफ़ी क्रोनिक है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हम ये दिमाग लगाएंगे कि सबसे पहले तो इन्फ्लेमेशन हुआ होगा क्रिप्ट्स ऑफ लिवर में, फिर एब्सेस हुआ होगा, फिर स्कारिंग हुई होगी, फिर हीलिंग स्कारिंग, ये जो प्रोसेस है काफ़ी लंबा चला होगा, तभी तो हमारे पास स्यूडो पॉलिप्स बने। इसमें कि स्यूडो पॉलिप्स किसी पेशेंट में मिल रहे हैं इसका मतलब ये पेशेंट काफ़ी ज़्यादा क्रोनिक है, ठीक है। सजेस्ट क्रोनिसिटी। देखो स्मोकिंग इंक्रीजेज द क्रॉन्स डिजीज़ बट प्रोटेक्ट्स अल्सरेटिव कोलाइटिस ड्यू टू निकोटीन। और निकोटीन करता क्या? सप्रेस द इम्यून रिसेप्टर्स और एंड निकोटीन इंक्रीजेज द कोलोनिक म्यूकस। देखो ये यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए, डिफरेंशियल डायग्नोसिस यहाँ पे बनता है। जो क्रॉन्स डिजीज़ होती है हमारी वो स्मोकिंग से बढ़ती है, पर अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट्स में वो स्मोकिंग करने से इसके जो सिम्टम्स होते हैं उसमें आराम मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि जो स्मोक के अंदर, टोबैको के अंदर जो निकोटीन होता है वो इम्यून को हल्का सा सप्रेस कर देता है, हमारे इम्यून सिस्टम को हल्का सा सप्रेस कर देता है, तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी इसमें हल्का सा कारण मिलता है, ठीक है। और जो निकोटीन होता है हमारे कोलन के म्यूकस को बढ़ा देता है। कोलन का म्यूकस बच्चों बढ़ गया तो इसका मतलब कि थोड़ा सा जो म्यूकस होता है हमारा प्रोटेक्टिव इन नेचर होता है, सूदिंग इन नेचर होता है, कफ बढ़ा देता है, ठीक है। अब स्मोकिंग क्रॉन्स डिजीज़ को क्यों बढ़ाती है ये हम लोग अभी जब क्रॉन्स डिजीज़ देखेंगे तो उसमें समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। द अल्सरेटिव कोलाइटिस बिगिंस एंड प्रोक्टाइटिस एज प्रोक्टाइटिस रेक्टम। देखो प्रोक्टाइटिस जो होती है ये शब्द जो जब भी हमारा रेक्टम का कोई भी इन्फ्लेमेशन होता है इसको हम प्रोक्टाइटिस नाम से संबोधित करते हैं, ठीक है। देन लेफ्ट साइडेड कोलन, देन टोटल प्रोक्टोकोलाइटिस। देखो इसकी स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले क्या होता है, ये हमारे पास यहाँ पर जो रेक्टम होता है इसका इन्फ्लेमेशन होता है, ये नीचे से चालू होता है, ठीक है। तो प्रोक्टाइटिस स्टेज आई, ठीक है। अब देखो प्रोक्टाइटिस से क्या हुआ, ये लेफ़्ट साइड के कोलन में ऊपर बढ़ा, ठीक है। तो इसको क्या बोल दिया, लेफ़्ट साइडेड कोलाइटिस हो गई। अब धीरे धीरे क्या हो गया, ये पूरे के पूरे लार्ज इंटेस्टाइन में बढ़ गया, तो इसको हमने किया पैन कोलाइटिस। पैन शब्द जहाँ भी लगता है तो उसका होता है कि सारा का सारा टोटल इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। जैसे अगर हम कह दें कि पैन इंडिया ये बीमारी फैली हुई है तो उसका मतलब हो गया कि ये पूरे के पूरे इंडिया में बीमारी ये फैली हुई है। पैन का मतलब टोटल, पैन कोलाइटिस हो गई। अब देखो इसमें कुछ कुछ एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल इन्वॉल्वमेंट भी मिलने लगता है, ठीक है। देखो एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल इन्वॉल्वमेंट का मतलब ये है कि जो पैथोलॉजी हमारी इंटेस्टाइन में चल रही है किसी भी ऑटो इम्यून डिजीज़ के कारण, वही पैथोलॉजी के कारण हमारे स्किन पे भी कुछ मैनिफेस्टेशंस मिलने लगते हैं, जैसे कि पायोडर्मम गैंग्रियोसम इसमें मिलता है। अभी इसमें हम लोग अभी दिखाते हैं तुमको पायोडर्मा गैंग्रियोसम क्या होता है, ठीक है। ये होता कुछ नहीं है, देखो जो ऑटो एंटीबॉडीज़ जो हमारी बनी थी, जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के खिलाफ बनी थी, वहाँ पर अल्सर वगैरह करा रही थी, वही कुछ एंटीबॉडीज़ शिफ्ट होकर हमारी स्किन की तरफ आ गई, ठीक है। वो वही काम कर रही हैं जो इंटेस्टाइन के साथ कर रही थी। यहाँ पर भी छोटे छोटे एब्सेस बनेंगे, फिर एब्सेस जो होगा फटेगा, ठीक है, वो अजीब सा शेप ले लेगा, वहाँ पस पड़ जाएगा, ये सब वहाँ क्राइटेरिया होगा। तो इसको कहते हैं एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल इन्वायरमेंट। आओ पढ़ते हैं। इट इज़ द आउटर मैनिफेस्टेशन ऑफ वॉट इज़ गोइंग इनसाइड, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। द इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स मोस्ट कॉमनली डर्मेटोलॉजिकल, इसमें डर्मेटोलॉजिकल कुछ मिलते हैं, और
कुछ इसमें जो मैनिफेस्टेशन मिलते हैं मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम के भी मिलते हैं, जैसे डर्मेटोलॉजिकल में अभी हमने बताया पायोडर्मा गैंग्रियोसम। पायोडर्मा मतलब कि स्किन में पस पड़ गया, गैंग्रियोसम मतलब वहाँ पर गैंग्रीन सड़न पैदा हो रही है, ठीक है। और मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम में इसके जब एंटीबॉडीज़ जाएंगे तो यहाँ पर क्या लक्षण पैदा करेंगे, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डालाइटिस। ये जो बीमारी है ये हम लोग मेडिसिन में काफ़ी डिटेल में पढ़ते हैं। देखो हम तुमको इसका जिस्ट दिए दे रहे हैं। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डालाइटिस में होता क्या है कि जो हमारे जॉइंट कैप्सूल्स होते हैं उसकी क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होता है, उसमें क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से और हीलिंग की वजह से फाइब्रोसिस हो जाती है। देखो कोई भी चीज़ इन्फ्लेम्ड हो रही है, फिर सही हो रही है, फिर इन्फ्लेम्ड हो रही है, फिर सही हो रही है, तो वहाँ पर वो जो टिश्यू होता है फाइब्रोस्ड हो जाता है। फाइब्रोस्ड की वजह से वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्टिफनेस आ जाती है, ठीक है, कड़ापन आ जाता है। एंकाइलोजिंग का मतलब ही होता है कि स्टिफनेस, ठीक है, स्टिफनेस स्पॉन्डाइलोटिस स्पॉन्डालाइटिस मतलब कि ये जो होता है ये हमारी जो स्पाइन होती है स्पाइन को स्टिफ कर देता है। ये हम लोग डिटेल में सर्जरी में पढ़ेंगे और मेडिसिन में पढ़ेंगे जब हम लोग 4th ईयर में आ जाएंगे, ठीक है। इसके पेशेंट्स को यही कंप्लेंट होती है कि एकदम पीठ एकदम स्टिफ हो गई, कंधे स्टिफ हो गए, और ये कभी कभी जो हमारा सैक्रम पार्ट रहता है सैक्रम बोन में भी अफेक्ट करता है। देखो इसके टाइप्स क्या होते हैं, एक्यूट टाइप होते हैं, क्रोनिक टाइप होते हैं, ठीक है। एक्यूट में क्या मिलता है, फलमिनेंट। फलमिनेंट मतलब ये आग की तरह फैलना, कोई भी चीज़ जल्दी आग की तरह फलमिनेंट फैलती मतलब जल्दी से फैलती है तो उसको हम एक्यूट टाइप या फलमिनेंट टाइप कहते हैं, ठीक है। तो एक्यूट में क्या रिएक्शन मिलता है हमारा, मतलब क्या सिम्टम मिलता है, डायरिया 30 से 40 बार इन अ डे, ठीक है, 30 से 40 टाइम्स इन अ डे। 30 से 40 टाइम अब हम लोग सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा सीवियर बीमारी है। 30 से 40 टाइम कोई जा रहा है तो उसके शरीर में क्या बचेगा। पर देखो यहाँ पर ज़्यादा वो होता नहीं है, ज़्यादा स्टूल नहीं पास होता है, बस उसको अर्ज ज़्यादा होती है, बार बार भागने की अर्ज ज़्यादा होती है टॉयलेट में। क्रैम्प होता है, पायरेक्सिया, पायरेक्सिया मतलब फीवर होता है, ठीक है। डिहाइड्रेशन, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोकैलेमिया, एसिडोसिस, ठीक है, ये सब लक्षण मिलेंगे। डिहाइड्रेशन हो जाएगा, उसके शरीर से कैल्शियम निकल जाएगा, पोटेशियम निकल जाएगा और एसिडोसिस हो जाएगी, ठीक है। और संकन आईबॉल्स। देखो क्रोनिक में क्या सिम्टम मिलेंगे, मोस्ट क्रोनिक जो केसेस होते हैं इसके ज़्यादातर कॉमन होते हैं। मोस्ट कॉमन हैज़ अनप्रेडिक्टेबल एक्सरबेशन एंड रिमिशन, ठीक है। अब इसको समझो, अनप्रेडिक्टेबल एक्सरबेशन एंड रिमिशन का मतलब ये है कि इसके पेशेंट्स जो होते हैं, क्रोनिक पेशेंट्स होते हैं, ये कहीं भी जाने से कतराते हैं। मानो अभी है, हम अगर किसी कोई बीमारी हो तो उसका पेट सही है, हम कभी कह ही नहीं सकते कि हमारा पेट कब ख़राब हो जाए, ठीक है। मान लो कहीं मीटिंग करने गए और अचानक से इसका रिलैप्स हो गया, अब उसको इतनी ज़्यादा अर्ज आएगी भागने की कि वो वहाँ रुक ही नहीं पाएगा, फिर वो उसको 30-40 मोशन पर डे वहाँ से फिर चालू हो जाएंगे। कहो 3-4 दिन तक या महीनों तक ये कुछ ना हो, इसमें कुछ ना हो, फिर अचानक से कोई ट्रिगर अगर बॉडी में अनआइडेंटिफाइड कोई भी ट्रिगर बॉडी में मिल जाए, फिर वो उसको ये इसका रिलैप्स होने लगेगा। कभी इसका कह ही नहीं सकते हम लोग कि कब ये शांत हो जाएगा, कब ये मतलब फिर से उग्र हो जाएगा, ठीक है। रीअकरेंस सीन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल जो इसके जो हम लोग ने ज़्यादातर रीअकरेंस देखे हैं वो मेंसुरेशन, जब महिलाओं में ज़्यादा मेंसुरेशन होता है और जो हार्मोनल के जो फ्लक्चुएशंस होते हैं उसकी वजह से इसका हम लोग को ट्रिगर देखने को मिला है, ठीक है। एंड प्रेगनेंसी, इन फीमेल प्रेगनेंसी और मेंसुरेशन में इसके ट्रिगर्स हम लोग को देखने को मिले हैं, इसलिए हम लोग इसको यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और इमोशनल स्ट्रेस, या तो कोई इमोशनल स्ट्रेस आया, इस बीमारी को ट्रिगर करके चला गया, ये बीमारी जो शांत पड़ी थी फिर से उग्र हो गई। देखो अब आता है ये क्रोनिक एंड रिलैप्सिंग था, अब आता है क्रोनिक एंड कंटिन्यूअस, ठीक है। एक क्रोनिक एंड रिलैप्सिंग थी, बीमारी कई दिन से चल रही थी पर उसको ट्रिगर चाहिए अपने लक्षण को प्रकट करने के लिए, ठीक है। और क्रोनिक एंड कंटिन्यूअस में क्या होगा, बीमारी कई दिन से है, उसके साथ साथ लक्षण भी कई दिन से हैं, ठीक है। इसमें क्या लक्षण मिलते हैं, लोअर एब्डोमिनल क्रैम्प मिला करेगा, टेनिस्मस मिला करेगा, पेनफुल पैसेज ऑफ स्टूल मिला करेगा, उसमें स्टूल में जो पस एंड ब्लड सेल्स आएंगे, ठीक है। देखो हमने तुमको पिछले लेक्चर में बताया था
कि जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम रहता है वहाँ पर जीआईटी का कोई भी डैमेज नहीं रहता है, तो वहाँ पर जो स्टूल में कभी भी ब्लड वगैरह नहीं आएगा। यहाँ पर क्या रहता है, यहाँ पर अल्सर बनता है, अल्सर फटता है, ठीक है, तो ब्लड वगैरह आने के चांसेस इसमें अच्छे खासे रहते हैं। पस भी आएगा, पस मिक्स विद ब्लड आएगा, ठीक है। तो टेनिस्मस पेनफुल पासेज ऑफ स्टूल्स हो गया, ठीक है। डायरिया इज़ अनएक्सपेक्टेड एंड पेशेंट फील्स अनसिक्योर टू गो एनीवेयर, ठीक है। डायरिया इज़ अनएक्सपेक्टेड, कभी भी इसको डायरिया आ सकता है। और पेशेंट हमेशा अनसिक्योर रहता है, कहीं भी जाने को अनसिक्योर रहता है कि पता नहीं दिन में कब आ जाए ये कह नहीं सकता। वेट लॉस एंड माल न्यूट्रिशन मिलेगा, ठीक है। इसमें ये हम लोग जान ही गए होंगे वेट लॉस माल न्यूट्रिशन क्यों मिलेगा। जो खा रहे हैं वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो ही नहीं पा रहा है, इंटेस्टाइन में हमारा इन्फ्लेमेशन है, इस वजह से वेट लॉस एंड माल न्यूट्रिशन मिलेगा। अब इसका जो एग्जामिनेशन कराते हैं, पेलर करा लेते हैं, वेट लॉस करा लेते हैं, एक सेकेंड, एग्जामिनेशन करा नहीं लेते हैं, सॉरी। इसके एग्जामिनेशन में मिलता क्या है, ठीक है। इसका एग्जामिनेशन हम अगर करेंगे तो पैलर मिलेगा। पैलर मतलब कि इस हल्का सा एनीमिक होगा ये, क्योंकि इसमें न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन, आयरन, विटामिन B12 वगैरह का एब्जॉर्प्शन अच्छा नहीं हो पाएगा। और इसमें वेट लॉस मिलेगा, पैल्पिटेशंस मिलेंगे। पैल्पिटेशंस मिलेंगे नहीं, पैल्पिटेशन अगर पेट का अगर पैल्पिटेशन हम लोग करके देखेंगे तो इसमें एब्डोमिनल टेंडरनेस मिलेगी। देखो, टेंडरनेस और पेन में अंतर होता है। टेंडरनेस तभी कहते हैं जब दबाने पे या छूने पर दर्द हो तो उसको टेंडरनेस कहते हैं। और पेन क्या होता है, पेन हमेशा होता है, छूना ना छूने से उसका कोई मतलब नहीं रहता है। रेक्टल एग्जामिनेशन, क्या अगर रेक्टल इसका एग्जामिनेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, मे रिवील फिशर्स एंड फिस्टुला। रेक्टल एग्जामिनेशन में इसके फिशर्स और फिस्टुला हम लोग को देखने को मिल सकते हैं। फिशर्स और फिस्टुला मतलब बच्चों समझते हो क्या होता है। फिशर्स में क्या होता है, जब एनल की जो सबम्यूकोसा की लाइनिंग में हल्का सा टीयर आ जाता है, मतलब फट जाती है, तो उसको हम लोग फिशर कहते हैं। और फिस्टुला क्या होता है, फिस्टुला एक ट्रैक्ट होता है, ठीक है। अब ये जब हमारा 4th ईयर का टॉपिक है, फिस्टुला क्या होता है फ़िलहाल हम तुमको बता देते हैं कि एनल ग्लैंड से लेकर एक एनल ग्लैंड में हल्का सा पस बनता है, फिर पस बनते बनते वो इतना ज़्यादा अंदर की तरफ एडवांस करते चला जाता है कि वो पस जो रहता है, जो बाहर जो हमारे बटक्स होते हैं उस पर जाकर वो खुल जाता है, एक नाली टाइप का बना लेता है, ठीक है। अब इसका डायग्राम, एक सेकंड रुको, तुमको समझाने की कोशिश करते हैं, डायग्राम से ही समझा जाए। जैसे ये हमारा एनस है, ठीक है, मान लो यहाँ पे एनल ग्लैंड था, ठीक है, ये इन्फेक्ट हो गया, ठीक है। अब इन्फेक्शन जो था वो पस जो था अंदर की तरफ बढ़ते 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 यहाँ तक आया और यहाँ से फट के निकल गया। तो जो गुदा है, जो गुदा मार्ग के आसपास हमको एक ओपनिंग दिखेगी जिसमें से पस और ब्लड निकल रहा होगा। तो ये जो नाली टाइप की हमारी बन गई, इसको हमने कहा फिस्टुलस ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये भी इसमें मिलता है, मिल सकता है, मिलता नहीं है, सब में नहीं मिलता है, मिल सकता है इन सम पेशेंट्स, ठीक है, कॉमन रहता है। और इसकी इन्वेस्टिगेशन क्या कराते हैं, इसमें बेरियम अनीमा देते हैं। और इसमें बेरियम अनीमा में ये देखने को मिलता है कि कंप्लीट लॉस ऑफ हॉस्टल मार्किंग ऑफ द कोलन। हॉस्टल मार्किंग पता क्या होती है, जैसे कि देखो दिखाते हैं तुमको, ये हॉस्टल मार्किंग्स है, ये जैसे ये जो टाइप की बनी है, ऐसे ऐसे हमारी इंटेस्टाइन की ये जो डिज़ाइन होती है, इसको हम लोग हॉस्टल मार्किंग कहते हैं, ठीक है। और इसमें होता क्या है, अब नॉर्मली में यहाँ पर ये हॉस्टल मार्किंग्स क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से ये मिट जाती हैं, तो ये एकदम यहाँ पर जो कोलन होता है एकदम सीधा दिखाई देता है। ये जितनी भी सिकुड़ाहट होती है ये पूरी की पूरी ख़त्म हो जाती है, ये पूरा का पूरा कोलन जो होता है एकदम सीधा पाइप की तरह दिखाई देने लगता है, तभी इसको कहते हैं होस पाइप कोलन। देखो, विजिबल एट द स्मूथ वॉल्ड एंड सिलेंडर, विजिबल एज स्मूथ वॉल्ड एंड सिलेंड्रिकल, ठीक है। जो हमारा कोलन होता है वो एकदम सिलेंड्रिकल दिखता है और स्मूथ दिखता है। दिस इज़ ड्यू टू द मस्कुलरिस म्यूकोसा हाइपरट्रॉफी। ये होता क्यों है, देखो पुराना इन्फ्लेमेशन है हमारा, तो इसकी वजह से पुराने इन्फ्लेमेशन में कहीं भी होता है तो हमारे पास हाइपरट्रॉफी मिलती है। अंदर जो हॉस्ट्रेशंस जो हमारे पास ऐसे गड्ढे टाइप के से बने थे, उस वो हाइपरट्रॉफी की वजह से वो एकदम भर गए और वो पूरा का पूरा एकदम पाइप की तरह दिखाई देने लगा, ठीक है।
अब इसमें और क्या करा सकते हैं, सिग्मोइडोस्कोपी, बायोस्कोपी करा सकते हैं। इसमें अल्सर्स और स्यूडो पॉलिप्स देखने को मिल सकते हैं, जैसा कि हम लोग ने अभी ऊपर पढ़ा कि अल्सर बनता था, अल्सर ठीक हो जाता था, उसके बाद हम लोग को स्यूडो पॉलिप्स देखने को मिलते थे। सीबीसी में इसके क्या मिलेगा, कंप्लीट ब्लड काउंट में इसके मिलेगा हमको अनीमिया मिलेगा, हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन कम मिलेगा। ठीक है, मैनेजमेंट इसका हम लोग को नहीं देखना रहता है। ठीक है, पैथोलॉजी हम लोग पढ़ रहे हैं, मैनेजमेंट लिखा हुआ है पर मैनेजमेंट इसका नहीं देखना रहता है। अब अगले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में हमें पढ़ना है अल्सरेटिव कोलाइटिस हम लोग ने पढ़ लिया, अगले लेक्चर में हम लोग क्रॉन्स डिजीज़ पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों।